हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन अगले चैप्टर का, जो कि है हेरिडिटी। एक ऐसा चैप्टर जो कि सिंपल तो है बट एग्जाम में क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट पूछे जाते हैं। बट मैं इस चैप्टर को अगले 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपका रिवाइज करा दूंगा। और ये जो रैपिड रिवीजन की सीरीज है ना, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, अगर तुम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, 1-1.5 घंटे के अंदर डिटेल में पढ़ा रखा है। न्यूमेरिकल्स भी करा रखे हैं, हाँ इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है, वो भी करा रखे हैं मैंने, तो उसको देख लेना। बट इसके अंदर शॉर्ट के अंदर अपन फटाफट से रिवीजन करेंगे। तो नोटबुक पेन लेकर बैठो, नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहले समझते हैं हेरिडिटी है क्या, डेफिनेशन क्या है। तो देखो, हेरिडिटी बड़ी सिंपल चीज है। क्या? द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन द ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में अपने फीचर्स जाते हैं, ट्रेड्स जाते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं, ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा। ट्रेड्स का मतलब होता है फीचर्स। क्या फीचर्स? कि आंखों का कलर क्या है, बाल कैसे हैं, ये सारे होते हैं आपके फीचर्स जो कि एक जनरेशन से दूसरे में जाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं हेरिडिटी। अब देखो, हेरिडिटी जब अपन पढ़ते हैं ना, तो एक और टर्म आती है जिसका नाम है वेरिएशन। ये जो वेरिएशन है ना, ये अपन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? वेरिएशन क्या होता था? जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पेशली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके दौरान ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना। जैसे कि आपके शायद पापा की आंखें ब्राउन होंगी बट आपकी आंखें ब्लैक है। क्या हुआ? कुछ चेंजेस आ गए। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जो डिफरेंसेस आते हैं उनको अपन बोलते हैं वेरिएशन। अब सवाल पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। आखिर ये जो वेरिएशन है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो रीजन है। सबसे पहला रीजन देखो, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट। यानी जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें भी तो बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? वेरिएशंस की मदद से। अगला क्या है? इट ड्राइव्स द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। यानी जो नई स्पीशीज है उनका एवोल्यूशन हो, उसमें भी मदद करता है वेरिएशन। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे। अच्छा, एक बात तो तुम्हें पता ही होगी कि जो वेरिएशन होते हैं ना यार, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उतने नहीं आते, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ से फादर की तरफ से आता है और मदर की तरफ से आता है, दोनों कंबाइन होते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है ना जेनेटिक्स, ये पता है किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का नाम क्या था? विलियम बैटसन। बैट्समैन नहीं है, एग्जाम के अंदर बैट्समैन लिखे हो नहीं, विलियम बैटसन थे जिन्होंने बोला था। जेनेटिक्स की जो टर्म थी उन्होंने दी थी। बट कंट्रोवर्शियल एक बड़ी अच्छी चीज हो गई कि हुआ क्या कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोलते। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं किसको? जॉनन मेंडल को। मेंडल साहब जी जो हैं उनको अपन फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, बट नाम किसी और ने दिया था। भाई थोड़ा बहुत भेदभाव चल रहा है बट ठीक है भाई, हमें क्या, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डेफिनेशन के बारे में समझो। पहले समझते हैं कि ट्रेड्स कितने टाइप के होते हैं। ट्रेड्स बताए ना मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर। तो बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट, और दूसरा है इनहेरिटेड ट्रेट। अच्छा, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट का जो डिफरेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक्वायर्ड ट्रेट क्या है? वो ट्रेड्स जो कि हम एक्वायर करते हैं हमारी जिंदगी के दौरान। जैसे इमेजिन करो, आप तुम्हारे प्रशांत मैंने बॉडी बॉडी बना ली है ना, एब्स वैप्स बना लिए, तो वो क्या है? मेरा एक्वायर्ड ट्रेट। अब इमेजिन करो कल को मेरा एक नन्ना मुन्ना बच्चा हुआ, तो क्या उसकी भी बॉडी होगी? नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना है, उसकी बॉडी होगी, है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि उसके सिक्स पैक्स एब्स होंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो ट्रेड मैंने अपने अंदर एक्वायर करे अपने लिविंग के दौरान, उसको अपन बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। ठीक है, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रैवल नहीं हो सकते। जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? जिसकी मेरी आंखों का कलर जो है वो थोड़ा ब्लैक है। क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स की आंखों का कलर ब्लैक है। मेरे बाल ब्लैक हैं, क्यों? पेरेंट्स के बालों का कलर ब्लैक है। उन ट्रेड्स को अपन बोलते हैं इनहेरिटेड। तो याद रखना, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकते हैं, जबकि ये वाले पास नहीं हो सकते। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो प्रोजेनी शब्द है ना, इसका मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उसके अलावा डू नॉट लीड टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन नहीं होता इन ट्रेड्स की मदद से, बट इसकी ट्रेड्स की मदद से एवोल्यूशन होता है। एग्जांपल दे ही रखे है ना, एग्जांपल दे रखे हैं। इमेजिन करो मेरा हाथ कट जाए, है क्या सोच रहे हो भाई? ऐसा सोचो मत, मतलब मेरा अगर हाथ कट जाए गलती से, है ना कटे, बट अगर कट जाए तो क्या जो यंगर जनरेशन होगी मेरी, क्या उनके भी हाथ कटे हुए आएंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है। तो जो मेरा हाथ कटा है वो एक टाइप का एक्वायर्ड ट्रेट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं, जो कि डीएनए। अरे डीएनए भैया 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बट 9 में भैया पढ़ाई कहां करी थी, तो मैं बता देता हूं। देखो, याद आ रहा है सेल? हाँ भैया याद है। न्यूक्लियस आ रहा है? हाँ भैया याद है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? हाँ भैया याद है। क्या बोलते थे? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत बढ़िया यार। इसके अंदर सारा का सारा जेनेटिक आपका मटेरियल होता है। जो भी चीजों को आपके यंगर वंश के अंदर जो चीजें ट्रांसफर होंगी ना, जेनेटिक मटेरियल, वो सारा इसके अंदर होता है।
दो टर्म्स होती हैं, एक होता है क्रोमेटिन और एक होता है क्रोमोसोम। अब देखो इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है बेटा, ध्यान से पढ़ना। क्रोमेटिन होता है मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है ना, उसके साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन है, वो जो पूरा मिक्सचर है उसको अपन क्रोमेटिन बोलते हैं। बट क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए ना एक शेप ले लेता है। कैसी शेप ले लेता है, कुछ इस प्रकार की ऐसी एक शेप ले लेता है डीएनए, है ना। तो ये वाली शेप में जब डीएनए आपका आ जाता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो याद रखना, क्रोमोसोम क्या होता है, एक प्रकार का डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल। जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उस पूरे हम टर्म को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीन की। भैया ये वो वाली जीन्स नहीं है जो कि तुम पहन रहे हो, जीन है। जीन क्या है, देखो डीएनए, डीएनए का वो छोटा सा पार्ट, डीएनए का वो पार्ट जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है बहुत सारी, उसको अपन बोलते हैं जीन। तो जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। यानी पेरेंट से जो चाइल्ड में सारी इंफॉर्मेशन जा रही है ना, कि बाल का कलर क्या होगा, आंख का कलर क्या होगा, वो किसकी मदद से जाएगी, जीन की मदद से। तो जीन होता है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एमसीक्यू का सवाल आएगा पेपर के अंदर, याद रखेंगे। चलिए बेटा यहां तक की चीजें डन हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं एक और नई टर्म। कितनी टर्म है भैया, अरे थोड़ी बहुत टर्म है, पढ़ लो। अलील, अलील क्या होते हैं, देखो बेटा अलील क्या होते हैं, पेयर ऑफ जीन्स, है ना। यानी देखो जीन्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। वो बता रहे हैं कि आंखों का कलर क्या होगा, बालों का क्या होगा। बट अलील जो होते हैं ना, वो वाले जीन्स होते हैं जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी मान लो अलील है, एक अलील बता रहा है तुम्हारी आंखों का कलर क्या होगा, एक अलील बता रहा है तुम्हारे बालों का कलर क्या होगा। तो अलील क्या होते हैं, पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल दी सेम ट्रेट। यानी एक फीचर के बारे में बात करते हैं, उनको अपन बोलते हैं अलील। समझ में आ गया ना डिफरेंट, समझ आ गया, जीन अलग है अलील अलग है, कैसे, ठीक है। अलील एक फीचर के बारे में बात कर रहा है कि आंखों का कलर क्या होगा, इमेजिन कर लो, चलो, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं, सेल के दो टाइप होते हैं, हैप्लॉइड और डेप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है, ये बेटा तुम्हारी तरह है हैप्लॉइड, जैसे कि है तुम हो जैसे हो सिंगल, वैसे ही ये भी है सिंगल। इसका क्या मतलब है, हैप्लॉइड सेल वो होते हैं जिसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बेचारा अकेला है, तन्हाई में है, उसको पेयर नहीं मिला। बट डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है। आपकी बॉडी के जितने भी सेल है ना, उसमें सबके अंदर ना डिप्लॉइड ही होता है। बट एक ऐसा सेल है बॉडी का, कौन सा, आपका मेल के अंदर स्पर्म सेल, फीमेल के अंदर ओवम यानी एग सेल। जो रिप्रोड्यूसिंग वाले सेल होते हैं ना, ये हमेशा कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं हैप्लॉइड, यानी इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। बाकी सारे सेल के अंदर क्या होता है, डिप्लॉइड सेल अपने कहलाते हैं। ये डिफरेंस समझ गए, यहां तक सारी चीजें डन है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रूल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में सारी चीजें ट्रांसफर होनी है, वो उसके रूल्स क्या हैं, कैसे ट्रांसफर होगा। रूल्स होते हैं ना, मैथ में भी रूल्स होते हैं, वैसे यहां पर भी रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, तीन नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम बोलता है इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज इन्फ्लुएंस्ड इक्वली बाय पैटर्नल एंड मैटरनल जीन्स। यानी जीन्स मम्मी की तरफ से भी आएंगे, पापा की तरफ से भी आएंगे, और दोनों का जो इन्फ्लुएंस होगा बराबर होगा, दोनों तरफ से जीन्स आएंगे। अगली कैटेगरी देखते हैं, अगला स्टेप क्या है, ट्रेड्स इन दी चिल्ड्रन फॉलो मेंडल रूल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के तीन नियम को फॉलो करता है, कौन से, वो हम आगे बात करेंगे। अगला देखते हैं, ईच चाइल्ड इनहेरिट्स वन वर्जन ऑफ ट्रेड फ्रॉम ईच पेरेंट। एक इधर से आया, एक इधर से आया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो तीन स्टेप होते हैं, हम इन तीन स्टेप को डिटेल में समझते हैं। बट उससे पहले अलील के दो टाइप होते हैं बेटा। कौन कौन से अलील होते हैं, एक होता है आपका डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट से समझ आ रहा है कि ताकतवर होगा। एक होता है आपका रिसेसिव, बेचारा है ना, ये ताकतवर नहीं होता, ये हार जाता है। तो देखो डोमिनेंट अलील वो होते हैं जिनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसेसिव को हमेशा छोटे लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली चीज, डोमिनेंट अलील अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, रिसेसिव नहीं कर पाता। अगर रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों साथ में आ गए ना, तो सिर्फ डोमिनेंट वाले कैरेक्टर दिखेंगे, रिसेसिव वाला बोलेगा भैया मैं तो छूमंतर हो गया। इस बात को याद रखना। एक एग्जांपल से भी मैं आपको इस चीज को समझा देता हूं। एग्जांपल क्या, इमेजिन करो एक टॉल ट्री है, टॉल ट्री है तो टॉलनेस जो होती है ना, वो क्या होता है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, आपको पता ही है। तो उसको मैं लिख देता हूं टी और टी। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ट्री जो है वो टॉल है। अब एक है आपका छोटा ट्री, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मान लो इन दोनों के अंदर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन आएगा तो क्या बनाएंगे, ये बनाएगा बड़ा टी और आपका स्मॉल टी। अब देखो इसके अंदर एक अलील किसका है, एक अलील आपका है टॉल, एक है आपका शॉर्ट यानी डॉर्फ। तो बताओ ट्री कैसा होगा, टॉल होगा या डॉर्फ होगा। अरे भाई डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट है टॉल वाला। यानी जो ट्री होगा ना, ये ट्री होगा आपका टॉल ट्री, ना कि डॉर्फ ट्री। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट अलील जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। अच्छा कुछ टर्म्स और हैं, वो टर्म समझ लो। जैसे कि एक कंडीशन होती है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जैसे कि
यानी जो दोनों अलील आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो बोल देना भैया होमोजाइगस। अब यहां पर देखो, यहां पर एक अलील तो टॉल है, एक डॉर्फ है, ये क्या है, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो देखो दो कंडीशन होती है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या है मैंने आपको बताई दी है, जहां पर आइडेंटिकल अलील है यानी सेम अलील है, बट अगर डिफरेंट अलील है तो हेट्रोजाइगस आपकी कंडीशन हो जाती है। अच्छा कुछ दो टर्म्स और समझ लो यार, एक होता है आपका जीनोटाइप और एक होता है आपका फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है कि आपके अलील किस प्रकार से दिख रहे हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ो, यूनिक डीएनए सीक्वेंस और अलील कॉम्बिनेशन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। यानी उस एग्जांपल में समझोगे तो इनका जीनोटाइप क्या है, अरे जीनोटाइप कुछ नहीं है, यही है बड़ा टी स्मॉल टी, यही आपका जीनोटाइप है। यानी जीनोटाइप होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलील, अलील को लिख दो बस, ये जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप कहलाता है फिजिकल अपीयरेंस, कि आपका जो पेड़ है वो कैसा दिख रहा है। कैसा दिखेगा इस केस में, टॉल दिखेगा। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा बेटा, इसका फिनोटाइप होगा टॉल। ये बात समझ में आ गई ना, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस सब क्लियर है। वाह यार भैया मजा आ रहा है, 10 मिनट के अंदर इतनी सारी चीजें हो गई। चल चल आगे बढ़ फटाफट से, समय कम है। अब मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट पे बढ़ते हैं। मेंडल जी फ्री बैठे थे, उन्होंने देखा एक प्लांट जो कि होता है पी का प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम याद रखना, पाइसम सटायम। पाइसम सटायम नाम याद रखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सोचा तुमने कि मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाइसम सटायम ही क्यों लिया, उसके पीछे के 5 कारण है, उन 5 कारण को याद रखना। सबसे पहला, वाई ओनली पी प्लांट, पहला रीजन क्या है, वो एक प्रकार का एनुअल प्लांट है। दूसरा क्या है, उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, यानी वो कम समय के अंदर ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करता है, तो ज्यादा अपने पेड़ों को वो ग्रो कर पाता है। अगला क्या होता है, इसके अंदर ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी है, दोनों प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। अगला क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बहुत सारी रिप्रोडक्शन है, जल्दी जल्दी करता है। और लास्ट क्या है, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो पी प्लांट होता है ना उसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि सीड जो है वो राउंड है, रिंकल्ड है, टॉल है, शॉर्ट है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी मदद से हम हेरिडिटी को स्टडी कर सकते हैं। इन 5 ये इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, पेपर के अंदर आएगा, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाई मेंडल चूज ओनली पी प्लांट, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं मेंडल के 3 लॉ के बारे में। अब पहला लॉ तो तुम्हें बता ही देता हूं, 2 लॉ बाद में बताऊंगा। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि ये बोलता है इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस क्या थी अभी बताई, इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन द डोमिनेंट अलील मास्क द रिसेसिव वन, यानी डोमिनेंट अलील जो होता है ताकतवर वाला, वो रिसेसिव वाले को दिखने नहीं देता। अभी मैंने देखा एग्जांपल क्या है, बड़ा टी स्मॉल टी, कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा, तो जो रिसेसिव वाला है वो नहीं दिख पाता। बाकी के जो 2 लॉ हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अब पढ़ते हैं सबसे पहले मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट, जो कि था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब होता है, हम एक कैरेक्टर के ऊपर स्टडी करेंगे। बेटा मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना, सिंगल, यानी हम एक कैरेक्टर के बारे में इसके ऊपर स्टडी करेंगे। अब क्या कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे देखते हैं, चलिए आ जाओ। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्री ले रहे हैं, एक हमने लिया प्योर टॉल ट्री, एक हमने लिया क्या, प्योर शॉर्ट ट्री, और उनको मैंने लिख लिया कैसे, उनको मैंने लिख लिया टी टी, प्योर टॉल ट्री, प्योर शॉर्ट ट्री। अब मैं क्या कराऊंगा, इन दोनों को मैं रिप्रोड्यूस कराऊंगा, तो यहां से एक अलील आएगा, यहां से एक अलील आएगा टी, और यहां से एक अलील आएगा टी। तो जो F1 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन जो होगी वो इस प्रकार से होगी। तो F1 जनरेशन बेटा कैसी होगी, टॉल होगी, टॉल। अब क्या करा मेंडल साहब ने, मेंडल साहब ने इसी का ही सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, यानी इसको खुद से रिप्रोड्यूस करा दिया। खुद से रिप्रोड्यूस कैसे कराएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेम से, है ना, खुद से रिप्रोड्यूस करा दिया। अब तुम खुद बताओ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, कुछ नहीं करना है बेटा, बेसिक मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, करो एक बार फटाफट। पहले इसको टीटी लिख दो, फिर इसको लिख दो क्या, ये लिख दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो इसको लिख दो ये, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो इसको लिख दो ये। तो 4 कंडीशन बन के आ गई। अब इन 4 कंडीशन को ध्यान से देखो, इसके अंदर टॉल प्लांट कितने हैं, ये टॉल, ये भी टॉल, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला टी है डोमिनेंट, और ये भी टॉल, और ये जो होगा ये शॉर्ट होगा। यानी मेंडल साहब ने ये बोला कि F1 जनरेशन के अंदर तो टॉल था, बट F2 जनरेशन के अंदर क्या हुआ, F2 जनरेशन के अंदर जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो आया वो आया आपका 3:1, यानी 3 टॉल प्लांट और 1 डॉर्फ प्लांट। और अगर कोई जीनोटाइपिक रेशियो पूछ ले तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। ये आप देख भी सकते हो, 1 रेशियो, ये 2 एक जैसे हैं, 2 रेशियो और 1।
1:2:1 होगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो। सवाल 101% आएगा जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक पे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है, हम दो कैरेक्टरिस्टिक को साथ में करेंगे। अब ये जो टेबल है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है, वीडियो देख लेना है ना, बट ये बनाना तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेना, ये जो टेबल है इसको अपन पुनिट स्क्वायर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, पहला है येलो और राउंड सीड, येलो भी डोमिनेंट राउंड भी डोमिनेंट। और दूसरा हम ले रहे हैं ग्रीन, छोटा वाला वाई जो आप देख पा रहे हो ना, इसका मतलब है ग्रीन। और ये जो छोटा वाला आर है ना बेटा, इसका मतलब है क्या, रिंकल्ड। क्या है बेटा, रिंकल्ड, इसका मतलब है रिंकल्ड, ठीक है। तो हमने ले लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इनको हमने क्या कराया, आपस में क्रॉस कराया, रिप्रोड्यूस कराया। तो क्या होगा, यहां से वाई आएगा, यहां से आर आएगा, यहां से स्मॉल वाला वाई आएगा, यहां से स्मॉल वाला आर आएगा। तो हमारी पहली जनरेशन बन के आ गई। F1 जनरेशन कैसी दिखेगी, येलो और राउंड, येलो और राउंड, ठीक है। अब मैं क्या कराऊंगा, इसका क्रॉस करा दूंगा। अब मैं जब क्रॉस कराऊंगा तो ये वाली जो टेबल है ना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो 16 आउटकम आएंगे, 16 अलग अलग कंडीशन बनेगी। ये टेबल कैसे बनती है, बस आप इतना समझ लेना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी ये था, इसको इसी से ही क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, आप बस एक टेबल बना देना जिसके अंदर आप लिख देना जैसे y और r, सबसे पहले उसको लिख दो यहां पर y और r इस जगह पर लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद इस छोटे वाले y को इस वाले r से मल्टीप्लाई करो, वो यहां पर लिख दो। उसके बाद बड़े वाले y को छोटे वाले r से मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दो। फिर उस छोटे वाले y को छोटे वाले r से मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दो। और सेम चीज आप क्या करो, यहां पर लिख दो। अब आपने टेबल बना दी, ऊपर वाली नीचे वाली। अब इन दोनों को बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, यहां लिखा, इनको और इनको मल्टीप्लाई करा यहां, इनको और इनको करा यहां। मुझे पता है अभी मुश्किल लग रही है, बट इसको एक बार डिटेल वाली वीडियो में समझ लेना। ये आपकी पूरी की पूरी टेबल बन के आती है। और इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइपिक रेशियो आता है, याद कर लेना, 9:3:3:1। मुझे पता है बहुत बड़ा है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसके अंदर 9 प्लांट आपके बने येलो और राउंड, 3 प्लांट आपके बने ग्रीन और राउंड, 3 प्लांट आपके बने येलो और रिंकल्ड, और एक प्लांट बना आपका ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है। तो 9:3:3:1 ये जो होता है ये किसका होता है, ये आपका होता है, याद रखेंगे किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब लास्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले ना वापस से आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 3 लॉ थे। पहला लॉ तो मैंने आपको बता ही दिया था, क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बढ़ते हैं दूसरे लॉ के बारे में, जो अपना सेकंड लॉ है ना, उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसके नाम से तुम्हें क्या समझ आ रहा है, सेग्रीगेशन का मतलब है टूट जाना, बदल जाना, है ना। सेग्रीगेट यानी डिवाइड हो जाना। अब इस लॉ को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये लॉ ये बोलता है, ट्रेड्स हैव टू अलील दैट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। भैया क्या है इसका मतलब, समझ नहीं आ पाया, मैं समझा देता हूं, रुको। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको बता रहा था, तो उसके अंदर क्या हुआ था, पहली जनरेशन के अंदर पहला प्लांट था बड़ा टी बड़ा टी, एक था छोटा टी छोटा टी। अब देखो क्या है, एक आया यहां से, एक आया यहां से, यानी जब गैमेट फॉर्म होता है ना, तो एक अलील टूट के आता है यहां से और एक अलील आता है दूसरे पेरेंट की तरफ से। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 2 अलील यहां से आए, एक भी यहां से नहीं आया, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका यह मतलब है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो एक अलील एक पेरेंट से आएगा, दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से आएगा, ठीक है। अगले लॉ की बात करते हैं। अगला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ है ना, इसके नाम से समझ आ रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर जाएंगे। अभी समझाता हूं। हमने ना डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखे। डेफिनेशन ये बोलती है, अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। भैया कुछ समझ नहीं आ पाया, मैं समझा देता हूं। जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा ना, तो उसके अंदर हमने एक चीज को ध्यान में रखा था। वो चीज क्या थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक था आपका क्या, येलो येलो राउंड राउंड, और दूसरा था आपका ग्रीन ग्रीन रिंकल्ड रिंकल्ड, है ना। अब देखो, जब इन दोनों जनरेशन में क्या हुआ, आपस में गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या होगा, इसमें से एक येलो आएगा, इसमें से एक राउंड आएगा, इसमें से एक ग्रीन आएगा, और इसमें से एक रिंकल्ड आएगा, हाँ या ना। और यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है, वो ये बोलता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो पता है क्या होगा, दो जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
कि सीड जो है वो येलो है, एक क्या है राउंड है, ये आपस में इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करेंगी, यानी एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है कि ये इससे बोले कि अरे सुन, अरे राउंड वाले तू आज मत जा, आज मैं दोनों येलो को भेज देता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यही आपका क्या बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी पार्टिसिपेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? बेसिकली हमें यह पता लगाना है कि जो चाइल्ड हुआ है ना, ह्यूमन के अंदर जो चाइल्ड हुआ है वो लड़का है या लड़की है, उसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इस प्रोसेस के अंदर ना दो फैक्टर होते हैं, एक होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। भैया इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। आपको पता है कुछ बर्ड्स होती हैं या फिर डक होती हैं, टर्टल्स होते हैं, वो किस टेम्परेचर पे एग को रखते हैं, उस अकॉर्डिंग जेंडर आपका डिसाइड होता है, मेल होगा फीमेल होगा। तो एक फैक्टर होता है इन्वायरमेंटल। और ह्यूमंस के अंदर कौन सा फैक्टर होता है? जेनेटिक फैक्टर, यानी जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेल होगा या फिर आपका फीमेल होगा। जीन्स के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखो बहुत सारे गांवों के अंदर बोला जाता है कि फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है, बट रियलिटी में साइंस से बोलती है जो मेल होते हैं ना, मैन, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो यंगर वन होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। कैसे डिपेंड करता है? देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी सा है। जो आपके मेल होते हैं ना बेटा, मेल के पास होता है, हमेशा याद रखना, एक्स और वाई क्रोमोसोम। फीमेल के पास होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स वाई और यहां पर एक्स एक्स। अभी आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं ना, तो चार कंडीशन बनती हैं। देखो चार कंडीशन बनती हैं। कैसे चार कंडीशन बनती हैं? यहां से फीमेल से तो एक्स ही आएगा दोनों तरफ, मेल से या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। चार कंडीशन बनेंगी, या तो एक्स एक्स बन जाएगा, एक्स एक्स बन जाएगा, या तो एक्स वाई बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। चार कंडीशन बनी। अब अगर एक्स 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 बना तो क्या होगा? तो फिर तो गर्ल चाइल्ड होगी। अगर एक्स वाई बना तो क्या होगा? तो बॉय चाइल्ड होगा। यानी 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो आपका मेल होगा या तो आपकी फीमेल होगी। दोनों की ही प्रोबेबिलिटी आपको इस टेबल में आसानी से आपको दिख रही होगी कि जो दोनों की जो आपकी प्रोबेबिलिटी यहां पर आप देख पा रहे हो वो है आपकी कितनी? 50-50%। ये क्लियर है ना, कि आप यहां पर देख पाओ एक्स 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 वाई 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो ह्यूमंस होते हैं ना बेटा, उनके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और एक पेयर जो लास्ट का एक पेयर बच गया ना, वो अपना कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, जो आप देख रहे हो ना एक्स वाई एक्स एक्स, ये क्या है? ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो आप समझ गए ना मेल और फीमेल 50-50% कैसे होता है। ऑन दिस नोट आपका ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। अब एक क्वेश्चन मैं फटाफट से आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है, ट्राई करना और मुझे बताना आपसे क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया नहीं हो पाया। ऑप्शन एबीसीडी में से जरूर देना। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर।